नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं कोहरा ग्राम में शहीद भगत सिंह नगर कोहरा में सेवानिवृत्त शिक्षक काशीनाथ सिंह जी के साथ परिचर्चा करने जा रहा हूं। और आज का जो हम लोग का मुख्य विषय है कि भारत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। और इसमें हम विश्लेषण कर रहे हैं कि आज़ादी के 74 साल बाद हम कहाँ पे हैं। तो काशीनाथ सिंह जी शिक्षा के क्षेत्र से हैं, शिक्षक हैं, हिंदी पे उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचा है। में विगत 74 साल की जो भारत की सफ़र है वो कहाँ तक पहुँची है। अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। और दूसरा पॉइंट हम लोग का रहेगा कि हिंदी को जो सम्मान या स्थान मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पाई आज़ादी के 74 साल बाद। तो आइए हम नूतन मार्केट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिक्षक काशीनाथ सिंह जी को स्वागत करते हैं। और नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम लोग का जो पहला पॉइंट है वो है कि आज़ादी के 74 साल बाद यानी 75वीं वर्षगांठ पे भारत जिस शिक्षा के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखा था आज़ादी के समय, गांधी जी के जो सपना था, क्या हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए तो उसका मुख्य कारण क्या है। अभी तक किसी को समान शिक्षा नहीं मिल पाई है और सरकार उसके लिए प्रयासरत है या कि सबको समान शिक्षा मिल पाए। अगर समान शिक्षा देने की बात है तो कैसे दिया जाए, उसमें कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए हैं लगभग 30 साल के आसपास। जेपी आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रूप से आप लोगों ने भाग लिया है, जो जेपी के संपूर्ण क्रांति को आपने जगाया है इस क्षेत्र में। और एक सामाजिक गतिविधि में आपने दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई है। तो सर, आप उस पर हमारे व्यूअर्स, दर्शक को आप मार्गदर्शन करें। आपका प्रश्न सामयिक है और समयोचित है, क्योंकि आज भारत सरकार आज़ादी का 75वां पर्व के उपलक्ष्य में आज़ादी का सफर, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। और इस कार्यक्रम में हमारे देश के प्रति जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, जो शहीद हुए, लेखक के रूप में, कवि के रूप में या प्रत्यक्ष अहिंसक या हिंसक क्रांति करके ब्रिटिश सरकार का भी दमन किया, तो उन सब छिपी हुई बातों को जिसकी चर्चा होती है रेडियो में मैं सुनता हूँ, बहुत जानकारी हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग, जिनके इतिहास में सब जगह उपलब्ध नहीं है वर्णन, लेकिन उनका जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण है, कीमती है। अब सामूहिक बात ये है कि हिंदी के प्रति कहाँ तक जागरूकता आई, हिंदी का विकास कहाँ तक हुआ आज़ादी के बाद, इसके संबंध में यह कहना है। मुझे एक बात याद पड़ रही है, महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि आप में और नेहरू जी में क्या अंतर है, तो गांधी जी ने बताया कि मुझ में और नेहरू में अंतर यही है, मैं चाहता हूँ कि भले अंग्रेज यहाँ रहे लेकिन अंग्रेजियत की समाप्ति। नेहरू चाहता है कि भले चले जाए तो अभी अंग्रेजियत रहे। एक तरह की भाषाई गुलामी है। तो हिंदी भाषा के माध्यम से न्यायालय में, सरकारी कार्यालयों में या विद्यालयों में जो काम होना चाहिए उतना वो नहीं हो सका। मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाती है, और ख़ासकर हिंदी भाषी जो क्षेत्र है,
हिंदी को राजभाषा के रूप में महत्व दिया गया है, तो वह नहीं हो सका। और समान स्कूल प्रणाली भी नहीं लागू हुई और समान शिक्षा प्रणाली भारत में है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल है जो बहुत, जिसमें शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्था जो है पाठकों के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत खर्चीली है। फिर भी लोग यह समझ कर कि अंग्रेजी माध्यम से जितने CBSE बोर्ड की स्कूल संचालित होते हैं, हमारा लड़का पढ़ा, उसमें पढ़ाई पढ़ेगा तो ऊंचे पोस्ट पर जाएगा, जबकि यह बात नहीं है। हिंदी माध्यम से चलने वाले स्कूल में भी जो लड़के मैट्रिक, इंटर पास करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और प्रतिभा संपन्न है, परिश्रमी है, वे भी उच्च शिखर पहुँचते हैं, ऐसा बहुत प्रमाण है। इसके लिए जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, उसमें जो कार्यरत पदाधिकारी या कर्मचारी हैं, हिंदी दिवस के नाम पर रस्म अदायगी कर लेते हैं, हिंदी का बखान कर लेते हैं, कुछ हिंदी में पत्राचार भी करते रहते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से किसी भी घटना का या किसी भी जो विकास संबंधी जो काम हो या टेक्निकल शिक्षा हो, जिसको ज्ञान देना है, तो उसमें हिंदी का स्थान होना चाहिए। अभी नई शिक्षा नीति में सरकार का उद्देश्य है कि मातृभाषा के माध्यम से प्रारंभिक ज्ञान दिया जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें हिंदी को जो कॉमन रखा जाए, हर एक प्रांत के लिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो हिंदी भाषी जो प्रांत है, वहाँ भी इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। और वे लोग हिंदी के महत्व को बूझ रहे हैं। पहले दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु, मद्रास या केरल, कुछ ऐसे राज्य हैं जो हिंदी विरोधी होते थे, लेकिन अब हिंदी का इतना प्रचार हो रहा है कि वे लोग भी इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और घृणा के भाव नहीं रखते हैं। तो सरकार की तरफ से दो चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। एक, समान शिक्षा प्रणाली, समान स्कूल प्रणाली। यह तो कागजी इसका प्रचार हो जाता है कि सरकार ऐसा करने जा रही है, दिन प्रतिदिन शहर के देहातों में भी CBSE बोर्ड के इंग्लिश माध्यम के स्कूल खोल रहे हैं और जो उसमें शिक्षक योग्य नहीं होते। शुरू में नीचे वर्ग में पढ़ा लिखा देते हैं बच्चों को, उच्च वर्ग में जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, जो कोर्स की बात विज्ञान की हो या सोशियोलॉजी की हो, SST की हो, तो ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर उसी में से देख कर हटा देते हैं। छात्रों को गहन उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। और हिंदी माध्यम से इसका ज्ञान अगर कराया जाए तो विज्ञान विषय का या समाज अध्ययन, भूगोल, इतिहास, नागरिक, कई विषय हैं, तो बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो समान स्कूल प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दोनों को मिल करके पहल करनी चाहिए, क्योंकि संविधान में शिक्षा का स्थान रखा गया है, संघ सूची में भी, राज्य सूची में भी और समवर्ती सूची में भी। तो तीनों के सामंजस्य करके उस कोटि के विद्वानों को, शिक्षा शास्त्रियों को बुला करके उनसे राय मशवरा करके वास्तव में समान स्कूल प्रणाली लागू करनी चाहिए। इसमें मातृभाषा का महत्व दिया जाता है और हिंदी को प्रमुख स्थान दिया जाता है। और जितना हिंदी के विकास के संबंध में जो कहा जाए वह मानो अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि उसको पहल नहीं किया जाता है, केवल रस्म अदायगी की जाती है। साल में एक बार हिंदी दिवस आता है तो चहल पहल हो जाता है, इसकी चर्चा होती है।
हमेशा हिंदी दिवस को मानते हुए हिंदी भाषा में बोलचाल, आदान प्रदान, अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को शिक्षा अपनी मातृभाषा में या हिंदी में देनी चाहिए। ऐसा देखने में मिलता है देहातों में कि लोग, माता पिता, पेरेंट्स लोग, गार्जियन लोग बच्चे को सिखाते हैं मम्मी, डैडी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब सिखाते हैं। जबकि सुप्रभात सिखाना चाहिए, प्रणाम करना सिखाना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। और उन्हें अंक और अक्षर का ज्ञान इंग्लिश का ही लोग अधिक कराते हैं। पढ़े लिखे जो माता पिता हैं, माताएं हैं, पिता जानते हैं कि शान की चीज़ है, अपने बच्चों को इंग्लिश में कुछ वो बोला दिया जाए, कुछ कहवा दिया जाए। बहुत से बच्चे ऐसे देखने को मिलता है आज के बच्चे कि 69 बुझ जाते हैं, हिंदी में 69 नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उसकी शिक्षा बचपन में नहीं दी जाती। इसलिए शुरू में जहाँ द्विभाषी क्षेत्र है, वहाँ की मातृभाषा में, वहाँ भी हिंदी के माध्यम से, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहाँ तो अनिवार्य है भोजपुरी हिंदी में उन्हें बोलचाल की भाषा सिखाई जाए, अंक अक्षर का ज्ञान कराया जाए और स्कूल सिलेबस में स्थान दिया जाए। सुनने में आता है कि ऐसा होने जा रहा है, तो अच्छी बात है, ऐसा हो जाए तो जो सपना है गांधी जी का या हिंदी प्रेमियों का, तो सफल होगा। ऐसा इतिहास से मालूम होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास से, एक अमीर खुसरो, वो मोहम्मदनी थे और उन्होंने हिंदी में कई कविताएं लिखी। उसके बाद भारतीय द्वितीय महावीर प्रसाद द्विवेदी या बहुत से आदमी का, पहले तो हिंदी के स्वर्ण काल में निर्गुण भक्ति के उपासक, सगुण भक्ति के उपासक, जैसे कबीर दास सगुण भक्ति के उपासक, जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सहजोबाई, ये लोग हिंदी में ही बहुत अपना योगदान किए कविता के माध्यम से। तुलसीदास ने रामचरित माध्यम के माध्यम से। बाद में रीतिकाल आया, रीतिकाल में राजाओं का गुणगान होने लगा और जो आधुनिक काल आया, गद्य की प्रधानता हो गई और गद्य में भी कविताओं की रचना होने लगी, काव्य का निर्माण भी होने लगा। तो जिस रूप में चाहिए, आज के हिंदी कवि भी जो हैं वे क्षणिक स्टेज पर ऐसी कविता सुना दें कि ताली की गड़गड़ाहट हो जाए। गहराई के साथ ये छायावादी जी कवि होते थे, छायावाद के 4 स्तंभ, प्रसाद, निराला, परमात्मा। कैसा ही लोग पहले अपनी रचना किए हैं, नाटक लिखे हैं, कविताओं की रचना किए हैं। इस तरह के कवि अब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे कवि की आवश्यकता है जो गहन रूप से हिंदी भाषा में या गद्य के माध्यम से या पद्य के माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार करें और उसकी रचनाएं भी हिंदी में करें। और सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों में या सामाजिक संस्थाएं जहाँ हैं, वो हिंदी के माध्यम से विज्ञापन भी किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। बहुत से ऐसे गाना हैं जो कि हिंदी भाषा में गानाओं का प्रचलन हो रहा है, लेकिन द्व्यर्थक हो रहा है भोजपुरी में भी, वो हानिकारक है। जिस तरह से भोजन एक उत्कृष्ट होता है और एक निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट भोजन से स्वास्थ्य, सात्विक भोजन से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। निकृष्ट भोजन से, तामसिक भोजन से स्वास्थ्य की हानि होती है, मानसिक विकास खराश होता है। कुछ ऐसे कवि भी हो गए हैं, लेखक भी हो गए हैं जो निकृष्ट श्रेणी की कविताएं करते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, वाहवाही लोकप्रिय के लिए। तो ऐसे कवि की आवश्यकता नहीं है। वही कवि अपनी शक्ति को इन्वेस्ट करें उत्कृष्ट उत्कृष्ट साहित्य की रचनाओं में, चाहे भोजपुरी में हो या हिंदी भाषा में। इसमें कवियों का, लेखकों का, गायकों का, समाज सेवियों का, सरकार का, सबका कर्तव्य है कि हिंदी का जोर शोर से
उत्साह उमंग के साथ विकास करें, और तब यह संभव हो सकता है। केवल वक्तव्य देने से नहीं, बल्कि अमल करने से यह हल हो सकता है। और यह खासकर परिवार से शुरू होता है। परिवार में कहीं कहीं हम लोग मीटिंग सामाजिक संस्थाओं की करनी चाहिए। इस अभिभावकों को प्रेरित करना चाहिए कि अपने अपने बच्चों को हिंदी में ही बोलना, लिखना, अंक अक्षर का ज्ञान कराना, ऐसा जरूर करें। प्रणाम करना, इबादत करना, नमस्कार करना, सब सीखना। और अंग्रेजी से लिखना नहीं है, उससे भी ज्ञान होता है। यू शुड लर्न इंग्लिश नॉट टू प्लीज और ब्रिटिश मास्टर बट टू सर्व आवर कंट्री। देश सेवा के ख्याल से कुछ टेक्निकल विषय ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में सीखा जाता है। उच्च क्लास में जिसको अंग्रेजी अच्छी है, जो साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेता है, इंग्लिश भाषा में उसको सीखता है, उसमें अच्छाई ग्रहण करता है, वो ठीक है। इंग्लिश भी होना चाहिए, लेकिन हिंदी भी जितने देश संसार के, चाहे देश विकसित हों या विकासशील हों, मातृभाषा के माध्यम से ही उन्नति के शिखर पहुँचे। तो मातृभाषा के माध्यम से, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी का विकास होगा, तो हिंदी भाषी क्षेत्र का भी विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत सारे बिंदुओं पर अपने प्रकाश डाला और समान शिक्षा पे भी आपने एक सुझाव दिया। आशा करते हैं कि सरकार इस चीज़ को संज्ञान में लेगी और हम अपने नूतन मार्ग के माध्यम से आप सबों के पास पहुंचाते रहेंगे। और भी सारे जो शिक्षक और समाज से भी और बहुत सारे लोग हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नूतन मार्ग का काम ही है कि आम लोगों की चीज़ें, आम लोगों की सोच को एक आम लोगों की भाषा में आप सबों के सामने प्रस्तुत करना और एक नए मार्ग प्रशस्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद इस सफल विराम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग होते हुए मुझसे कुछ प्रश्न कहा, कुछ समस्याएं रखी हिंदी संबंधी, मैंने अपने अनुभव के आधार पर